नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक बड़ी घटना हुई है और ये घटना ऐसी है जिसे डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है। कहने को ये न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव है, लेकिन अगर हम इसके नतीजे देखें और केवल देखें नहीं, उसको समझने की भी कोशिश करें, उसका जो मैसेज गया है, अगर उसका राजनीतिक आकलन करें तो बड़ा सीधा सीधा मैसेज दिया है न्यूयॉर्क की जनता ने। डोनाल्ड ट्रंप ने ममदानी की मेयरशिप का जो वो कैंडिडेट थे डेमोक्रेट्स के, उसका जमकर के विरोध किया था और काफी बयानबाजियां हुई थी। ट्रंप ने एक आध बार नहीं, कई बार विरोध किया था, धमकियां दी थी। यहां तक कहा था कि अगर ये मेयर चुने जाते हैं तो मैं न्यूयॉर्क की एड्स बंद कर दूंगा। बात एक्चुअल में यहीं तक सीमित नहीं है। मामला ये है कि जो कुल मतदान हुआ है उसमें 50% प्लस ममदानी को मिला है, डेमोक्रेट कैंडिडेट को मिला है, और रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट हैं कर्टिस सिल्वा, उनको केवल 7.1% वोट मिला है। और दूसरे स्थान पर एक निर्दलीय एंड्रयू कुओमो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिपब्लिकन कहीं भारी, कहीं एकदम किनारे लग गए हैं और डेमोक्रेट्स जो हैं वो 50% से ज्यादा वोट लेने में कामयाब हो गए हैं। अभी मध्यावधि चुनाव होंगे और 6-8 महीने बाद, उसके बाद क्या होगा? और अभी एक सर्वे आया था, डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअल में नवंबर 2024 में ही चुन लिए गए थे। शपथ 20 जनवरी को जरूर लिया था 2025 में, पर नवंबर में चुने गए थे और साल भर हुआ है, 40% लोकप्रियता घट गई है। ये क्या झटका नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो क्या है? मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिकागो से डॉक्टर मुनीर रायजादा। तो उन्हीं से इस नतीजे के संदेश और संकेत और जो आने वाली चुनौतियां हैं, मुश्किलात हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की, उनको समझने की कोशिश करते हैं। मुनीष जी, बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार ओंकार जी। तो न्यूयॉर्क क्या संदेश और संकेत दे रहा है साहब? ममदानी ने स्पष्ट कहा है अपने विक्ट्री स्पीच में कि न्यूयॉर्क इमिग्रेंट्स का सिटी है, बिल्ट बाय इमिग्रेंट्स, पावर्ड बाय इमिग्रेंट्स एंड नाउ लेड बाय इमिग्रेंट्स। तो ये इशारा प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ था, खुला चैलेंज था। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि प्रेसिडेंट ट्रंप यहां आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। मुझे लगता है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले 9 महीने में अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान जो सब सिस्टम हिला दिया पूरा देश का एवं दुनिया का, उसका ये जो इलेक्शंस अभी हुए हैं 4 नवंबर को, यानी कि कल बीती रात को जो इलेक्शंस के नतीजे आए हैं, उससे स्पष्ट है कि रिपब्लिकन्स को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने क्या अल्टीमेटली क्या लूज किया। डेमोक्रेट्स को थोड़ा बहुत बूस्ट मिला है यहाँ पे, लेकिन ये स्पष्ट है कि लोगों ने प्रेसिडेंट ट्रंप की इस नीति का जो 9 महीने में उन्होंने दिखाई है उसका बहिष्कार किया। एंड न्यूयॉर्क सिटी में जो मेयर का चुना जाना, ये उसका सीधा सा उसका आकलन यहां से निकलता है। प्लस आप ये देखिए, न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेटिक पार्टी का गवर्नर इलेक्ट हुई है। एंड वर्जीनिया वाशिंगटन डीसी के बगल में है, तो जैसे दिल्ली नोएडा का एक रिलेशनशिप है, उसी प्रकार से काफी लोग वहां पे रहते हैं। तो काफी जो फेडरल शटडाउन इस वक्त हुआ पड़ा है, और वर्जीनिया के उस हिस्से में जो बॉर्डरिंग वाशिंगटन डीसी, तो जिस प्रकार से इनके खिलाफ गया ये, वहां भी वर्जीनिया में भी डेमोक्रेटिक शेविल नाम की लेडी है, वो जीती, एबिगेल शेविल, एंड उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट को हराया। तो ये सब शो करता है।
बट एनीवे दिस इज नॉट ए मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन जैसा आपने कहा अगले साल होना है नवंबर में, तो तब जाके समझ आएगा। लेकिन इसका जो सीधा परिणाम निकला ओंकार जी कि अब ट्रंप फ्रीक आउट हो रहे, ही इज फ्रीकिंग आउट एंड बोले कि फिलिबस्टर कानून को खत्म किया जाए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि जब खुद पे आन पड़ी तो अब कहते हैं फिलिबस्टर कानून को खत्म किया जाए। अब देखिए फिलिबस्टर कानून क्या है कि इस वक्त यूएस गवर्नमेंट का फेडरल शटडाउन हुआ पड़ा है, यानी कि सीधे सीधे शब्दों में फेडरल गवर्नमेंट यानी कि जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं अपने देश में, उसके जितने भी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें, उनकी सैलरीज रिलीज नहीं हो रही। अच्छा, सैलरीज या महीने की महीने नहीं निकलती, हर 2 हफ्ते बाद रिलीज होती है, यानी कि 14 दिन में। तो यानी कि साल में आप ये लगाइए कि 52 हफ्ते होते हैं, तो 28 सैलरीज यहाँ पे रिलीज होती है। तो फेडरल गवर्नमेंट जिसमें कि पूरी आर्मी आती है, एविएशन अथॉरिटीज आती है, एयरपोर्ट्स की सुरक्षा, एयरपोर्ट्स के कर्मचारी, प्लस आप ये देखिए जो यूएससीआईएस हो गया, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है जिसको आईएनएस कहा जाता था, इमिग्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन सर्विसेज, यूएससीआईएस, यानी कि जो ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप देती है, प्लस वीजा इश्यू करती है, प्लस उसके अलावा जो भी अंदर की जो नेशनल गार्ड्स हैं, उस प्रकार की जो सेंट्रल सर्विसेज हैं पैरामिलिट्री, उन सब की सैलरीज यहाँ से निकलती है। प्लस जो फूड स्टैम्प्स इश्यूज की जाते हैं, गरीब लोगों को जो फूड स्टैम्प जिसको स्नैप कहा जाता है, उसके तहत उनको फूड के वाउचर्स दिए जाते हैं ताकि वो किसी भी स्टोर पे जाके अपना फूड खरीद सकें। 4 करोड़ से ज्यादा लोग उससे अफेक्टेड है। एंड अब मतलब हालत ये आन पड़ी है, 36 दिन अब क्रॉस कर चुका है शटडाउन। 35 दिन का हाईएस्ट था 2016 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप थे। अब ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि सबसे लंबा शटडाउन, एंड तब भी दोनों पार्टियां ऐसे बैठी हैं जैसे कोई दिक्कत ही ना हो। तो उसमें अब क्या कि जब ये शटडाउन के बाद अब जो फूड बिल का मुद्दा फिर से उठा है कि लोगों को खाना उनकी टेबल पे नहीं पहुंचेगा, तो दैट इज ए बिग इश्यू। बट अभी भी दे आर नॉट मूव्ड बाय दिस। तो फिलिबस्टर के तहत अब ये इसलिए इनको हटाना चाहते हैं इस कानून को, क्योंकि क्या है कि फिलिबस्टर के तहत क्या है कि इनको एक अधिकार होता है जब ये सदन में डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं कांग्रेस में, कि आप कितने घंटे बोलते जाइए। तो ये टैक्टिक्स जो है किसी भी पार्टी को, कोई भी जो सेनेटर है वो 25-25 घंटे, 24-24 घंटे भाषण देता है ताकि किसी न किसी प्रकार से वोटिंग को डिले किया जाए। और उसमें साथ में फिर ये दोनों पार्टियां इस्तेमाल करती रही। जब बाइडेन प्रेसिडेंट थे तो बाइडेन ने फिलिबस्टर कानून को खत्म करने के लिए कोशिश की, तो रिपब्लिकन ने उसका विरोध किया, क्योंकि इसमें एक और कानून बाद में 1970 में आया जिसको कोल्टर कानून कहते हैं। उसमें क्या है कि क्योंकि फिलिबस्टर से क्या है कि चीजें स्टैंड स्टिल में डाल दी जाती हैं, वो वोटिंग ही नहीं होने देते। तो 1970 में एक बिल नया इंट्रोड्यूस किया गया जिसके तहत ये है कि आपको सेनेट में मेजोरिटी 2/3 आपको अचीव करनी पड़ेगी कई सेंसिटिव बिल्स पे। तो यानी कि जब लोगों को पता कि मार्जिन बहुत थिन है तो आप कितने भी बहस कर लीजिए, आपसे कुछ अचीव तो होगा नहीं। तो ये सोचते हुए 2/3 मेजोरिटी वाला कानून बनाया गया। तो अब ये फिलिबस्टर को इस वक्त खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। जो शटडाउन हुआ पड़ा है, इसको क्लोज करने के लिए जब भी वोटिंग की नौबत आती है तो नेचुरली ये डिफीट हो जाता है, प्लस टाइम भी वेस्ट किया जाता है। तो गिवन दैट ही वांट्स दिस टू बी डिफीटेड, कुल मिला के कहने का मतलब यह कि अपने डोमेस्टिक पिच पे भी ट्रंप परेशान है, और इंटरनेशनल लेवल पे तो इन्होंने जो किया हुआ है, यहाँ पे जो कत्लेआम किया, सारा सिस्टम पूरा हिला दिया। देखिए, आज मैं एक अपने फिजिशियन लाउंज में एक पैलेस्तीनी डॉक्टर के साथ बैठा था जी, तो उन्होंने कहा कि इंडिया जैसे कंट्री के साथ ट्रंप ने रिलेशन बिगाड़ लिए। ये नहीं कि सिर्फ हम भारतीयों को ऐसा लगता है, जो बाकी लोग भी हैं इस देश में, बाकी जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, एथनिसिटीज है, उनको भी लगता है कि भारत जैसे एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के साथ ट्रंप ने गलत किया। सो दिस इज व्हाट इट इज एट दिस पॉइंट। जोहराम ममदानी की अगर हम बात करें तो मुनीष जी, बहुत से भारतीयों को ये पता है कि ये जानी मानी फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं। इनके पिता युगांडा से, और युगांडा में जन्म हुआ शायद इनका, युगांडा से है कि नहीं मैं कंफर्म, लेकिन युगांडा में इनका जन्म हुआ। और उसके बाद इनकी शिक्षा दीक्षा एक दो दूसरे देशों में हुई, और फिर ये यहाँ लौटे। 2018 में इनको नागरिकता मिली यहाँ की, और अब ये न्यूयॉर्क के मेयर बन गए।
डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक ये मैसेज जाए अमेरिका के भीतर कि जिनको वो भर भर करके और जिनको हथकड़ी लगा करके, बेड़ियां लगा करके, घुसपैठिया बता करके उनके मुल्कों को भेज रहे हैं, भले ही उस तरीके से ममदानी यहाँ नहीं आए और उनकी माताजी वहाँ रहती हैं और वो लीगल तरीके से ही आए, लीगल तरीके से ही वो नागरिक बने और अब लीगल तरीके से ही मेयर बने न्यूयॉर्क के, लेकिन फिर भी वो इनका जम करके विरोध कर रहे थे। इनकी नीतियों का विरोध कर रहे थे। उनको लगता था कि जो-जो घोषणाएँ इन्होंने कर रखी है, न्यूयॉर्क सिटिज़न्स को राहतें देने की, अगर ये मेयर बन गए तो उसके बाद स्थितियाँ बड़ी विकट हो जाएँगी और शायद अमेरिका के दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी कुछ इस तरह की डिमांड्स शुरू हो जाएँगी। फिर अमेरिका के लिए एक नई समस्या खड़ी होगी। तो क्या करेंगे अब ट्रंप? ये तो बन गए मेयर। देखिए, ट्रंप ने ममदानी के खिलाफ इस कॉन्टेस्ट को पर्सनल लेवल पे लिया। आपको ध्यान होगा काफ़ी महीने पहले ममदानी पे इन्होंने पर्सनल अटैक किया। उनकी एथनिसिटी पे, उनकी अमेरिकन होने की इश्यू पे भी इन्होंने क्वेश्चन मार्क उठाए। और अभी हाल ही में बोला है ट्रंप ने कि मैं न्यूयॉर्क सिटी की फंडिंग कट कर दूंगा। ठीक है, हाँ, फंडिंग जी। लेकिन ममदानी डेमोक्रेटिक पार्टी से लड़े हैं। न्यूयॉर्क में तो नेचुरली मतलब वैसे तो अमेरिका ही पूरा इमिग्रेंट्स का कंट्री है। इसका जन्म इमिग्रेंट्स की वजह से हुआ। यूरोप से जो आए थे उस वक्त ब्रिटिशर्स एंड आयरलैंड से, बाकी कंट्रीज से। तो इट्स ए नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स और इन्होंने रेड इंडियंस को हटा दिया यहाँ से। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई प्राइम एग्जाम्पल है कि जहां पे डाइवर्सिटी बड़े पीक पे दिखती है और वहां पे बाहर की एथनिसिटी के लोग ज्यादा दिखते हैं, वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इज द प्राइम एग्जाम्पल। एंड वहां पे मतलब कई तो ऐसी आबादी है जहां पे आपको भारतीय मूल के विशिष्ट वहां दिखेगा आपको। इलाके दर इलाके वहां पे भारतीय मूल के, कईयों में चीनी लोग ज्यादा हैं, कईयों में हिस्पैनिक्स लोग ज्यादा हैं, बांग्लादेशी लोगों का भी गढ़ है बल्कि वहां पे देखा जाए तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो न्यूयॉर्क की जो जो एक आत्मा है, न्यूयॉर्क की जो एक दिखता है वो है कि इमिग्रेंट्स का सिटी है। तो ऐसे में ट्रंप का ये, जैसा आपने बिल्कुल ठीक करेक्टराइजेशन दिया कि ट्रंप के मुंह पे एक प्रकार से थप्पड़ भी है देखा जाए तो, लेकिन अभी भी ही इज ट्राइंग टू पुट ए बोल्ड फेस ऑन दिस एंड वो उन्होंने इस प्रकार की बातें बोली हैं। प्लस इन नतीजों के बावजूद भी ट्रंप ने ये कहा है कि कुछ होने वाला नहीं है। ही इज ट्राइंग टू पुट ए बोल्ड फेस एंड इवन हाल ही में ट्रंप ने यह भी बोला है कि मैं थर्ड टर्म की प्रेसिडेंसी के लिए भी कोशिश करूंगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का बदलाव किया जाए। ये पहले भी कहते थे लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने फिर बोला है। वो यदि आप देखें तो जो आम व्यक्ति है यहाँ पे, वो तो ये नहीं चाहता ना, कि वो तो यही मानते हैं कि अमेरिकन आत्मा ही है कि डाइवर्सिटी, फ्रीडम, इक्वालिटी। जो कॉमन पर्सन है वो तो इन्हीं बातों में बिलीव करता है। तो हेट की राजनीति या एक्सट्रीमिज्म की राजनीति को कोई पसंद नहीं करता। तो आई थिंक वर्डिक्ट इज वेरी क्लियर। न्यू जर्सी और वर्जीनिया में भी यही हुआ है। तो अच्छा, कैलिफोर्निया में भी जो वहां पे न्यूसम है, गवर्नर न्यूसम, उनका चुनाव तो फिर नहीं हुआ, लेकिन वहां पे उन्होंने एक मैंडेट करवाया था कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जिसको जेरी मैंडरिंग बोलते हैं, तो उसमें भी उन्होंने वो करवाया था, तो उसमें भी उनकी जीत हुई है। तो दैट अगेन इज क्योंकि कैलिफोर्निया भी काइंड ऑफ ब्लू स्टेट है एंड न्यूयॉर्क इज ऑफ कोर्स, न्यूयॉर्क सिटी भी ब्लू स्टेट है, ब्लू सिटी है प्लस ब्लू स्टेट है। क्योंकि इसमें क्या था कि ट्रंप ने लगातार ये जो जितने भी जिनको ब्लू सिटीज बोलते हैं, शिकागो, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, जहां भी इलीगल या बाहर के लोगों की संख्या ज्यादा है, तो ये टिपिकली ब्लू या डेमोक्रेटिक माइंडसेट के लोग होते हैं। तो उसमें क्या है कि जिस प्रकार से पिछले कुछ महीनों में मेम्फिस में, फिर कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस में, शिकागो में इन्होंने पुलिस मतलब सेंट्रल जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, जिसको नेशनल गार्ड्स बोलते हैं, तो वो जो भेजे, तो उससे क्या कि वो एक मैसेज ये गया कि ट्रंप का रहने का मतलब ये है कि हम लोगों की स्वायत्तता, हम लोगों की एक जो एक हमारी जो पहचान है इमिग्रेंट कम्युनिटीज की, वो खतरे में है। तो आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज नाउ। मनीष जी, नवंबर के शुरू में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए थे 2024 में, यानी 1 साल हो गया है राष्ट्रपति चुने हुए। वहां पर परंपरा है 20 जनवरी को शपथ ग्रहण की और ओवल ऑफिस को टेक ओवर करने की।
लेकिन देखा जाए तो तकनीकी तौर पर ये 1 साल पूरा हो गया इनको राष्ट्रपति चुने हुए। अभी एक सर्वे आया था, जिसमें इनकी लोकप्रियता में 40% की कमी बताई गई है। 1 साल के भीतर, और अगर जनवरी से लगाएँ, तो अभी 1 साल हुआ भी नहीं है। इससे पहले ही इतनी बड़ी लोकप्रियता में गिरावट, इसकी बड़ी वजहें क्या हैं? देखिए, पिछले 9 महीने में यदि आप प्रेसिडेंट ट्रंप की आप रिपोर्ट कार्ड देखें, तो एक ही बात निकल के आती है कि इन्होंने सब किस्म से अफरा-तफरी फैलाई है। इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं, उनका रिवर्सल किया। इकोनॉमिक जो सिस्टम है यहाँ का, फ्री मार्केट इकोनॉमी, उसको तहस-नहस किया। टैरिफ युद्ध छेड़ा। दुनिया में ऐसा कौन-सा देश है जिनके साथ इन्होंने बिगाड़ा नहीं? भारत के साथ बिगाड़ा है। टैरिफ युद्ध सब जगह किया। अच्छा, आते ही ट्राइड टू बी पीस मेकर, कि मैं पीस मेकर बनूंगा, यूक्रेन वार में एक दिन में खत्म कर दूंगा। तो पता चला कि महाशय को सुनने को कोई भी तैयार नहीं है। पुतिन भी कहते हैं कि ठीक है, आप बोलते रहिए। पुतिन ने तो ये भी बोला कि जो सचमुच अगर पीस मेकिंग करना चाहते हैं, वो बार बार टीवी पे आके इस प्रकार की बेबुनियादी गैर जिम्मेदारी वाली स्टेटमेंट्स नहीं देगा। वो मतलब ऑन इन द बैकडोर में काम करता है पीस में लाने के लिए। तो यूक्रेन और रशिया की पीस मतलब युद्ध को खत्म करने के लिए ही शुड हैव वर्कड विद देम। उनको उनके साथ काम करना चाहिए था, लेकिन ये तो टीवी पे या आके मीडिया के सामने बयानबाजी की इन्होंने, लगातार अनइनहिबिटेड बयानबाजी की। तो फिर अल्टीमेटली इनको अलास्का बुला लिया। रशिया के प्रेसिडेंट ने कहा चलो कोई बात नहीं, अलास्का तो बगल में है, रशिया के चले जाते हैं, कोई ऐसा कुछ बड़ा मुद्दा नहीं है। ही केम, बट वो लिटरली टेबल से उठ के वापस चले गए एंड जस्ट वेंट बैक टू रशिया, क्रॉस ओवर कर गए वहां पे। तो आप ये देखिए कि कुछ अल्टीमेटली कुछ मिला नहीं, और फिर खुद ही बोलना कि मुझे पीस में नोबेल प्राइज दीजिए। आपकी अचीवमेंट क्या है? भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, जिसमें भारत एक बहुत बड़ा जायंट की तरफ पाकिस्तान को हमने वो दिखा दिया, उसका लेवल दिखा दिया, तब भी लगातार बेबुनियादी बातें। तो इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना भाषणबाजी, लगातार अनप्रडिक्टेबिलिटी, थर्ड टर्म कॉन्स्टिट्यूशन की बात करना कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा फिर से। जो व्हाइट हाउस का ईस्ट विंग है, उसकी उन्होंने मुरम्मत करवानी शुरू कर दी। दिल्ली में कुछ लोगों ने शीश महल बनवा लिया अपनी सरकारी आवास पे, अब तो चंडीगढ़ में भी बना लिया। तो ऐसे इन्होंने सोचा कि यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ईस्ट विंग। आपको इसकी रिपेयर की क्या आवश्यकता है? आप देश के प्रेसिडेंट हैं, आप काम कीजिए अपना, बट नहीं। अच्छा, अब ये देखिए कि इस प्रकार से फूड जो स्टैम्प्स है, उस पे भी न मिलने की नौबत पहुंचा दी आपने 4 करोड़ लोगों को। ओबामा केयर का जो एक मैंडेट था कि भाई इसमें जो बेनिफिट्स हैं गरीब लोगों के लिए, वो मत हटे, हेल्थ बेनिफिट्स, तो ये कहते हैं नहीं वो तो मैं हटाऊंगा, अड़े हुए हैं उस पर। तो इस प्रकार की जो अनप्रडिक्टेबिलिटी, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, सुबह उठते कुछ भी बोल दिया, प्लस व्हाइट बेस को लगातार टारगेट करना, चार्ली कर्क को इन्होंने भुनाने की कोशिश की। क्रिश्चियन रिपब्लिकन पार्टी और क्रिश्चियनिटी का ठीक है एक नजदीकी संबंध है, उनका बेस है, बट अल्टीमेटली रिपब्लिकन पार्टी के लोग भी जानते हैं कि बाकी लोग भी हैं इस देश में। इट्स अ सेकुलर कंट्री जहां पे धर्म को आप प्राथमिकता नहीं दे सकते, तो ओवर प्ले नहीं करते। बट ही ओवर प्लेड इट कि ठीक है, कुछ कोई हमारा बिगाड़ने वाला तो है ही नहीं, तो व्हाइट सुपरमेसी। और ये कुछ लोगों को सीधा साधा मैसेज भेजा कि आप तो बिलोंग नहीं करते इस देश में। इलीगल लोगों को हटाना अलग बात है, बट लीगल लोगों के बारे में ये एक मैसेज देना कि यू डोंट बिलोंग हियर, दैट्स ए प्रॉब्लम। एंड फिर इलीगल जो वापस भेजे गए हैं उसमें भी किसी प्रकार की हथकड़ियां लगा लगा के भेजना, उनकी बेइज्जती करना। अच्छा, कईयों को बोला कि आप जाइए वापस, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, हमें आप थोड़े अमाउंट दीजिए जो देना चाहते हैं, हम चले जाएंगे अपने देश। तो ये भी खबरें आ रही है कि वहां पे वो भी स्ट्रैंडेड हो गए, दे आर नॉट एबल टू गो बैक, जबकि उन्होंने खुद आगे वॉलंटियर किया कि हम जाना चाहते हैं। इससे क्या कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बातें उठती हैं, एंड यूएस इज नॉट नोन फॉर दैट। यूएसए दरिया दिली के लिए एक बड़ा एक जायंट कीपर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है कि हम लोकतंत्र की आस्थाओं में विश्वास रखते हैं, और उसके अलावा हम डेमोक्रेटिक हैं, माइंडसेट हमारा डेमोक्रेटिक है, इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी। अब न्यूयॉर्क में जो ये बना हुआ है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, दैट एम्बॉडीज द वैल्यू ऑफ द नेशन, बट इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं ऐसा। और इन्होंने अपने करीबियों के साथ भी तो रिश्ते खराब कर लिए। एलन मस्क हो, विवेक रामास्वामी हो, तुलसी गैबार्ड के बारे में भी
लूज टॉक कर दी। अलग बात है कि वो अभी भी बनी हुई हैं। जी। कई लोगों को मतलब आपस में ही लड़वा दिया, भिड़ा दिया। हम्म, तो एक अजीबोगरीब सिचुएशन जो है वो दिखाई दे रही है अमेरिका में इस समय। व्हाइट हाउस की तो खैर साख इन्होंने गिराई है, अपनी भी साख और अपनी भी इज्जत एक तरीके से गिराई है। क्या हम ये माने जो न्यूयॉर्क में हुआ है, वर्जीनिया में हुआ है, तीसरी जगह आप बता रहे हैं 3 जगह डेमोक्रेट मेयर बन गए हैं। क्या हम ये माने कि लोगों का मानस बदल रहा है, ट्रंप से लोग उकता रहे हैं और रिपब्लिकन पार्टी को लेकर के भी ट्रंप की वजह से थोड़ा-सा लोगों में एक नाराज़गी है, गुस्सा है? देखिए, ट्रंप का अपना एक फैन बेस तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी के नाम पे जो जो उनके वोटर्स हैं वो एग्जिस्ट हैं, अभी करते हैं, वो कहीं जाने वाले नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे डेमोक्रेट्स को थोड़ा सा बूस्ट मिला है। बट असली लड़ाई अगले साल के लिए, जो मिड टर्म इलेक्शन जिसको कहा जाता है, मध्यावधि चुनाव, उसमें पता चलेगा। क्योंकि डेमोक्रेट्स का भी जो पिछले कुछ महीनों का ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छी फाइट दी है, विरोध किया यहाँ पे, मतलब इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक स्टाइल में इन्होंने कुछ किया, ऐसी कोई अचीवमेंट्स है नहीं। ये समय बताएगा आने वाले टाइम में। मुनीष जी, जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट देने के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से निवेदन है, आपको अगर ये डिस्कशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए। इस वीडियो को अपने मित्रों को, परिचितों को ग्रुप्स में फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। मुनीष जी, आपका भी और दर्शकों का भी। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार।